हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हर वीडियो में 20 एमसीक्यू आपके लिए लाए जाएंगे, क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू सीबीएसई देती है और 20 मार्क्स अपने आप में काफी ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जहां पर भी छोटी छोटी ट्रिक्स भी पॉसिबल है हम उसे भी देखेंगे और इससे आपका जो सारे के सारे चैप्टर्स है क्लास 10th के वो भी रिवाइज होते चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला है मैथ्स का, तो उससे पहले हम ये जरूर कर सकते हैं कि एमसीक्यू की जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये सीरीज आज कंटिन्यू स्टार्ट होने जा रही है बेसिकली, और इसे हम कंटिन्यू करेंगे टिल योर बोर्ड एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, सो यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, मैं बता दूं, ये यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगी। ये पेपर कॉर्ड है जिसका हम क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व कर रहे हैं, ये उसका कॉर्ड है और ये सीरीज है उसकी। और इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स लेंगे और जरूरी नहीं पिछले साल के ही, उससे पहले के ईयर्स के भी लेंगे और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, इन व्हाट रेशो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को जॉइन कर रही है। ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट ए है, दूसरा बी। ए के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। अब इसे एक लाइन डिवाइड कर रही है, वो लाइन कौन है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो ए बी को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगी। मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस इस ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है और हमसे उसी रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है कि वो रेशियो बता दीजिए। देखिए, रेशियो वाले क्वेश्चन में जब भी हमें रेशियो निकालने हैं, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं यहां पर जो हमारी रेशियो है वो k रेशियो 1 है। अब अगर हमें रेशियो निकालनी है तो इस पॉइंट का कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब क्योंकि ए बी को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, इट मींस ये जो पॉइंट पी है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये श्योर है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और हम इसी की हेल्प से सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए के रेशियो 1 फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है कि सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा, फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, जहां पर A के कोऑर्डिनेट्स मैं x1 y1 मान रही हूं और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब y की वैल्यू 0, m के इंटू y2 यहां पर हम देख पा रहे हैं -3 प्लस n क्या है 1 इंटू y1 यहां पर हमारा 6 है और अपॉन k प्लस 1। अब ये इधर इंटू होगा 0 से, तो 0 सब कुछ खा जाता है, तो ये तो 0 ही हो गया। यहां पर -3 प्लस 6, तो ये +6 लेफ्ट हैंड साइड जाकर -6 इक्वल टू -3k, और यहां से k की वैल्यू हो जाएगी -6 बाय -3, माइनस से माइनस, 3 1 जा 3 2 जा, k 2 आ चुका है। इट मींस हमारी जो रेशो हमने k रेशो 1 ली थी वो है 2:1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वीडियो पॉज करके प्लीज आप पहले ट्राई कीजिएगा एंड देन वीडियो में सॉल्यूशन देखिए, तभी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो पाएगी, है ना। और देखिए कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इससे ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी चीजें। इन गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू सर्कल सेंटर्ड एट O। ठीक है, एक सर्कल है, O पर सेंटर है और ये रही PQ हमारी टेंजेंट है जो B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सर्कल को टच कर रही है।
एंगल AOB हम देख पा रहे हैं 95 डिग्रीज है, और हमें फाइंड करना है एंगल ABQ। ABQ दिस वन, इस एंगल की बात हो रही है जी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि PQ टेंजेंट है और OB है रेडियस, तो सबसे पहली थ्योरम ये यूज होगी कि जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। इट मींस एंगल OBQ जो है वो कंप्लीट 90 डिग्री होगा। रीजन है यहाँ पर रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए मैं तो आपको अच्छे से पूरा सॉल्यूशन दूंगी यहाँ पर, बट पेपर में आपको रफ में जैसे मर्जी कीजिए, डजेंट मैटर। MCQ में सिर्फ आपका आंसर मैटर करता है। ओके, तो ये कंप्लीट एंगल 90 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो हम देख पा रहे हैं ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल के अंदर AO और OB आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही रेडियस है, और रेडियस किसी भी सर्कल में बराबर होती है, चाहे आप 2 ड्रॉ कीजिए चाहे 10 ड्रॉ कीजिए। इट मींस इन रेडियस या इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों को मैं एक्स लेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो एंगल OAB जो है वो इक्वल होगा एंगल OBA के। रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इन दोनों को मैंने x मान लिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू क्या है, तो हमें पता है इस ट्राइंगल AOB में ये तीनों एंगल्स मिलकर सम देंगे 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से 2x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 95। सो 2x हमारा आ चुका है 85 डिग्री, ठीक है। और x की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 85 का हाफ कर दीजिए, 42.5 डिग्री, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये हमें पता चल चुका है, ये है 42.5, और ये कंप्लीट एंगल जो है यहां से लेके यहां तक ये है 90, और मुझे चाहिए ये ब्लू वाला पार्ट, इतना एंगल, सिर्फ इतना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं 90 में से ये जो x आया है उसे माइनस कर देते हैं। अगर आप 90 में से ये x की वैल्यू माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो एंगल ABQ ही होगा, और यही हमसे इस क्वेश्चन में जानने की कोशिश की जा रही है। तो देयरफॉर एंगल ABQ हमारा हो जाएगा, एंगल OBQ में से माइनस कर देते हैं एंगल OBA। तो OBQ की वैल्यू 90 डिग्री यहां पर, और माइनस 42.5 डिग्री। सो आंसर इज 47.5 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि इफ 2tan a इज इक्वल टू 3, और इसकी वैल्यू जानने की कोशिश की जा रही है। हमें 2tan a की वैल्यू दे दी है 3, तो यहां से सबसे पहले हम tan a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 डिवाइड में भेज दीजिए, tan a की वैल्यू आ चुकी है 3/2। नाउ मुझे जो फाइंड करना है वहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा या साइन ए और कॉस से नजर आ रहे हैं, और मुझे वैल्यू पता है tan a की। तो ऐसा करते हैं, जो हमें फाइंड करना है उसे tan a में बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए tan a होता है साइन a अपॉन कॉस से, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a से डिवाइड कर देंगे। अब इससे क्या होगा, तो सबसे पहले तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos से, इससे हमें सिर्फ tan a मिलेगा, मतलब हमें वो मिलेगा जिसकी वैल्यू हमारे पास है। तो पहले डिवाइड करते हैं। जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से दोनों के नीचे ही cos a ले लेंगे। सिमिलरली आप डिनोमिनेटर में आ जाइए, तो यहां पर भी दोनों के नीचे ही cos a ले लीजिए। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये तो डिवाइड हो गया यहां पर, देखिए साइन ए अपॉन कॉस से हो जाएगा tan ए प्लस 3 अपॉन
4 अगेन साइन ए अपॉन कॉस से tan ए, और ये डिवाइड हो चुका है, सो -3। नाउ 4 इंटू tan ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2। यहां पर भी डिनोमिनेटर में भी tan ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू यहाँ +3 है, यहाँ पर -3 है, और tan ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3/2। नाउ लेट अस सॉल्व। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, सो 2 3 जा 6 प्लस 3 अपॉन 6 -3, सो 9/3। आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम। देखिए 20 लोगों का ग्रुप है जिसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें तैरना नहीं आता। इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन अचानक से उन 20 में से चुना जा रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही या शी कैन स्विम। तो क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन स्विम कर सकता है। देखिए स्विम ना करने वाले हैं 5 लोग। सबसे पहले तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकाली जाती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने टोटल आउटकम्स हैं। यहां पर जो इवेंट है वो है कितने लोग जो है वो तैर सकते हैं, यानी तैरने के फेवर में आउटकम कितने हैं। 20 में से 5 जो है उन्हें तैरना नहीं आता, यानी 15 जो है उन्हें तैरना आता है, और टोटल आउटकम, टोटल लोग कितने हैं 20। तो आंसर हो जाएगा, आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ते हैं, 3/4। दोनों 5 से डिवाइड हो गए, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो gives the marks obtained by 80 students on a test। 80 बच्चे हैं और उन्होंने इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। हमसे मॉडल क्लास पूछी जा रही है। देखिए मॉडल क्लास के लिए हमें सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी जो क्लास है वही मॉडल क्लास हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ ना तो हमें क्लास इंटरवल दिए हैं, और ये जो लेस देन या मोर देन वाला डाटा होता है इसके साथ ही जो भी दिया जाता है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती। हमें ऐसे डाटा में दोनों चीजें निकालनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी भी और इंटरवल्स भी बनाने पड़ते हैं। तो पहले इंटरवल्स बनाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बोला जा रहा है लेस देन 20, तो हम ले लेते हैं 0 से 20। नाउ लेस देन लेस देन 10, तो हम ले लेंगे 0 से 10। नाउ लेस देन 20, तो यहां हम जो क्लास इंटरवल बनाएंगे वो 10 to 20 बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेस देन 30 अगर हम मुझे इसके लिए क्लास इंटरवल बनाना है तो 20 to 30। इसी तरह से लेस देन 40 का 30 to 40 हो जाएगा, लेस देन 50 का 40 to 50, और लेस देन 60 का 50 to 60। अब आ जाइए ये जो साथ में वैल्यूज दी हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहली बात ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो पहले तो मैं इसे ही लिखूंगी 3 12 27 57 75 80। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं ये दिया क्या हुआ है। 10 से बोला जा रहा है जितने भी कम नंबर आए हैं, ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके 10 से कम है, यानी पहला तो सेम ही रहेगा। 10 से कम का मतलब क्या है, 0 से 10 वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लेस देन 20 वाले 12 बच्चे हैं, लेकिन मुझे वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जो 10 से 20 को रिप्रेजेंट करे। तो आपको ऐसे केस में माइनस करते चले जाना है जी। तो 12 में से 3 माइनस किया 9, ठीक है। नाउ 27 में से तो इस तरह से माइनस करते चले जाइए, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 27 में से 12 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 15। 57 में से 27 30, 75 में से 57 माइनस कर दीजिए, तो 15 में से 7 गया 8, और 6 में से 5 गया 1। 80 में से 75 माइनस कर दीजिए 5। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 30, और इसके सामने वाला क्लास इंटरवल है 30 to 40, यानी यही हमारी जो है मॉडल क्लास है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 6, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट एंड रेडियस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज। हमसे CSA ऑफ कोन पूछा जा रहा है, तो CSA ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। अब क्वेश्चन में ये जो L होती है स्लैंट हाइट होती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें H दिया गया है 24 सेंटीमीटर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, और रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये तीनों में पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं ये तीनों, यानी पाइथागोरस थ्योरम वाला रिलेशन रखते हैं, जहां पर L हाइपोटेन्यूस का काम करती है। तो यहां से स्लैंट हाइट होगी √h² प्लस r स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाइट 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 625, और ये 25 का स्क्वायर होता है। तो स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर है, इसलिए जो एरिया होगा हमारा पाई 22/7 इंटू रेडियस 7 एंड इंटू हमारी जो स्लैंट हाइट है 25, ये डिवाइड हो गया है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्लीज आप पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा एंड देन सॉल्यूशन देखिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर दिस एंड दिस, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं। देखिए ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में डायमीटर है, तो यानी सर्कल है हमारे पास एक, मान लेते हैं इस तरह से सर्कल है और ये रहा उसका सेंटर। तो डायामीटर वो जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करे और सेंटर से पास हो। इस डायामीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए गए हैं और हमसे रेडियस पूछी जा रही है। अगर मुझे किसी तरह से ये लेंथ मिल जाए, ये AB पता चल जाए कितने यूनिट है, तो मुझे पता है डायामीटर का हाफ ही रेडियस होती है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये AB फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम इन्हें मान लेते हैं x1 y1 और इन्हें मान लेते हैं x2 y2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, x2 मतलब -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 -4 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस होता है और ये हो गया -5 का स्क्वायर 25, अगेन माइनस माइनस प्लस -5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट, ये हो जाएगा √50। और इसे हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। तो हम देख पा रहे हैं 5 रूट से बाहर और 2 अंदर, तो 5√2 जो है ये डायामीटर आ चुकी है। बट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपसे रेडियस पूछी गई है, तो ये डिस्ट्रैक्टर दिया हुआ है आपको ऑप्शन में। फटाफट हमें डी आंसर नहीं लगाना, आंसर होगा इसका हाफ जो है ऑप्शन नंबर सी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 5√2/2 यूनिट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस दिस एंड दिस। हमसे पूछा जा रहा है इन चारों में से किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। देखिए आपको पुट नहीं करना है क्लिक करके, मुझे एक बात बताइए, एक अल्फा मान लेते हैं 5/3 है और बीटा है 0। तो अगर मैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकालू तो सम ऑफ जीरोस आ रहा है हमारा 5/3 और सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b/a के, क्योंकि कोई भी जो क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो ये जो है ये 5/3 और 0 जो है वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे जिनका -b/a जो वैल्यू है वो 5/3 आ रही होगी।
तो हमें बस यही चेक करना है कि इन चारों में से -b/a करके किसका 5/3 आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। आप रैंडम उठा सकते हैं। देखिए, एक बात सुनिए, यहां पर जो b होता है वो x के साथ वाला नंबर जो है वही b होता है। अब ये दोनों तो आंसर ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म ही नहीं है। x वाली टर्म ना होने का मतलब b0, और b0 का मतलब है -b/a की वैल्यू 0, जबकि -b/a की वैल्यू 5/3 आनी चाहिए। तो इन्हें तो हम चेक ही नहीं करेंगे। सिर्फ अब हमें a या b के लिए चेक करना है, और इन दोनों में से कोई भी एक चेक कर लीजिए। अगर उसके लिए आ जाता है आंसर तो वही हो जाएगा, और नहीं आता तो दूसरे वाला हो जाएगा। तो हम इजी वाला ले लेते हैं। चलिए बी पर चेक करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, अभी ये आंसर नहीं है, इस पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो भी ये पॉलिनोमियल है इसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3x² माइनस 3 5 15 x। अब हम देख पा रहे हैं a यहाँ पर x² के साथ जो भी नंबर है वो हो जाता है, और b हो जाएगा x के साथ जो भी नंबर है -15। सो -b/a जब हम फाइंड आउट करेंगे, -15/a है 3, माइनस से माइनस सॉल्व, तो यहाँ पर -b/a की वैल्यू 3 1 जा 3 5 जा 5 आ गई। इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, हम बोल रहे हैं -b/a जिसमें 5/3 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो आंसर बचा जो ऑप्शन ए, उसके लिए अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ जी, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल px। ठीक है, हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है बताइए इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है कि हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर टच या कट करता है उतने ही जीरोज होते हैं। अब क्योंकि ये जो गिवन ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच कर रहा है, तो आंसर होगा ओनली 1 0। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द वैल्यू ऑफ k for which the pair of equations 3x is equal to y plus 2 and 6x is equal to 2y plus 3 has infinitely many solutions। k की किस वैल्यू पर इन दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, और जी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तभी होते हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिखूंगी, kx इज इक्वल टू y प्लस 2, और दूसरी इक्वेशन 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप इन सबको एक ही साइड पे ले आइए। So kx minus y minus 2 equals to 0, and the second equation 6x minus 2y minus 3 equals to 0। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो यहां पर जो रेशो है a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। मेरे साथ वैल्यू पुट कीजिए। x के साथ वाला a1 k, और यहां पर x के साथ वाला दूसरी इक्वेशन में a2 दैट इज 6 इक्वल टू y के साथ जो भी नंबर है b1 -1, और यहां दूसरी इक्वेशन में -2 b2 हो जाएगा। इसी तरह से c1 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं -2, और c2 है -3, माइनस से माइनस कैंसल आउट। अब यहां पर मैं आपको अलर्ट देना चाहूंगी। देखिए, अगर आपने वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व किया होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही जरूरी सभी बच्चों ने ऐसे किया होगा, उन्होंने शायद ये आंसर लगा दिया होगा जो कि आंसर नहीं है। एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट है तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है और अच्छे से चीजों को देखना है। मुझे एक बात बताइए, जिन्होंने भी आंसर k इक्वल टू 3 लगाया है शायद उन्होंने फटाफट से इसे उठाया होगा और इस तरह से सॉल्व कर दिया होगा 6 उधर भेजकर, और आंसर लगा दिया 3, विच इज ओके। लेकिन ये आंसर नहीं है,
ध्यान से समझिएगा क्यों नहीं है। देखिए आप इसे भी देखिए, ध्यान से इसे देखिए, क्या 1/2 और 2/3 किसी भी हालत में इक्वल हो सकता है या इक्वल है? चलो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो तो ये हो जाएगा 3 into 1 3 इक्वल टू 2 into 2 4। क्या ये पॉसिबल है 3 इक्वल टू 4? ये तो भैया गलत बात है, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। इट मीन्स यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, यहाँ पर ये इक्वालिटी हो है ही नहीं, ये है ही नहीं इक्वालिटी। जब ये इक्वालिटी है ही नहीं यानी के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन ला दे या फिर जिसके लिए इनका ग्राफ कोइंसिडेंट बन जाए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से हम मेहनत करते रहें और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे ढूंढ कर लाते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, if ABC form an AP with common difference D then the value of A minus 2B minus C is equal to क्या? ABC तीन टर्म्स है AP की, कॉमन डिफरेंस D है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए पहले ऑप्शंस को जरूर आपको ऑब्जर्व करना है, एमसीक्यू टाइप में फटाफट करने नहीं बैठना, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन में। जब मैं ऑप्शंस को ध्यान से देख रही हूं तो A और D, तीन ऑप्शंस में A और D तो जरूर है, ठीक है, एक ऑप्शन में 0 भी है। ओके, अब मुझे पता है ये तीन टर्म्स जो है वो AP में है। अगर ये तीन टर्म्स AP में है इट मींस कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जो यहां से कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस होता है कि इन्हीं दो टर्म्स को आप माइनस कर दीजिए। सो B माइनस A भी D है और C माइनस B भी D है। A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है ना कि दूसरी वाली टर्म्स में से उससे पहले वाली माइनस कर दीजिए, ठीक है, कि या किसी भी टर्म्स में से उसकी पहले वाली माइनस कर दीजिए, आपको D की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो है A माइनस 2B माइनस C। चलिए ऐसा करते हैं, इस B और C को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से C की वैल्यू आ रही है D प्लस B। सो A अपने प्लेस पे, माइनस 2B अपने प्लेस पर, माइनस इस C की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करना चाहूंगी, जो मैं देख पा रही हूँ D प्लस B। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे बेसिकली ब्रैकेट हटाएंगे तो A माइनस 2B माइनस ब्रैकेट हटा दीजिए तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सो A माइनस D और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस 3B। अब मैं देख पा रही हूँ B भी कहीं नहीं है ऑप्शंस में, तो B को भी हटाते हैं। यहां से B की वैल्यू होगी D प्लस A। तो आइए पुट कर देते हैं A माइनस D माइनस 3। सो B की वैल्यू हमें पुट करनी है D प्लस A और इसे सॉल्व करके देखिए या तो ये आंसर आएगा या ये या फिर 0 आ जाएगा, और देख लेते हैं कौन सा आंसर है। तो आइए जरा, सो A माइनस D माइनस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3D और माइनस प्लस माइनस 3A, तो 0 तो कहीं से नहीं होगा, ये A माइनस 3A माइनस 2A हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 4D। तो हम देख पा रहे हैं ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 11th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ द वैल्यू of each observation of statistical data is increased by 3 then the mean of the data क्या होगा? देखिए अगर हम किसी डाटा की हर ऑब्जर्वेशन को 3 बढ़ा दे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 वैल्यूज है, ठीक है, 1 2 और 3 ले लेते हैं, मैंने इनका मीन निकाला। मैं आपको बता रही हूँ अगर पेपर में भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। तो मैंने 3 इनका मीन निकाला, मीन होता है सम कर कर जितने ये हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, 3 और 2 5 और 1 6/3, तो आंसर आ गया मीन हमारा 2। अब कह रहा है अगर हम हर वैल्यू को 3 इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, यानी इन तीनों में ही अगर हम 3 ऐड कर दे तो जो मीन आएगा डाटा का, जो नया मीन आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो चेंज नहीं होगा?
वैसा ही रहेगा, या वो भी 3 बढ़ जाएगा, या वो 3 कम हो जाएगा, या फिर वो 3 के मल्टीपल में बढ़ेगा, सॉरी, या फिर वो 6 बढ़ जाएगा, या फिर वो 3 के मल्टीपल में बढ़ेगा। देखिए देख लेते हैं अभी से करके, 1 और 3 4, 2 और 3 5, 3 और 3 6। अब इसका मीन फाइंड आउट करते हैं। 10 और 5 15 अपॉन 3 डिवाइड किया 5। तो हम देख पा रहे हैं जो नया मीन आया है वो भी 3 बढ़ गया है। तो सीधा सीधा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अब मैं आपको एक रूल बता दूं, गोल्डन रूल, आप इसे याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी डाटा की हर ऑब्जर्वेशन को, हर वैल्यू को बात हो रही है, एक दो वैल्यूज को नहीं, जितना बढ़ाते हैं, प्लस करते हैं, या फिर जितना मल्टीप्लाई करते हैं, जितना उसमें से माइनस करते हैं, और या फिर जितना उसे डिवाइड किया जाता है, जो मीन है वो भी उतना ही, या तो अगर प्लस कर रहे हैं तो मीन भी उतना ही प्लस हो जाएगा, उतना ही मल्टीप्लाई, उतना ही माइनस, उतना ही डिवाइड। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि हम हर ऑब्जर्वेशन को 3 से इंक्रीज की जगह मल्टीप्लाई बोलता, तो मीन भी 3 मल्टीप्लाई हो जाता, आंसर ये होता, मीन भी 3 टाइम्स हो जाता। और अगर हम 3 से डिवाइड कर देते तो मीन भी 3 से डिवाइड हो जाता। हर ऑब्जर्वेशन में से 3 माइनस कर देते तो मीन भी 3 डिक्रीज हो जाता। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। Probability of happening an event is denoted by P. Probability of non-happening of event is denoted by Q. Relation between P and Q. अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P है, ना होने की प्रोबेबिलिटी Q है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन ये होता है कि इन दोनों का ही सम इक्वल टू 1 होगा। किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। So question number 14. A girl calculates that the probability of her winning the first prize in lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? हाँ जी, एक लड़की है, उसने कैलकुलेट किया कि अगर वो लॉटरी की टिकट खरीदती है तो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.08। और अगर टोटल जो टिकट्स बिकी वो 6,000 थी, तो उसने कितनी टिकट्स परचेज की? देखिए जितनी भी टिकट्स, मान लीजिए एक्स टिकट्स परचेज की हैं, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया क्योंकि इसी में से तो वो विन हुई है। अगर वो जीतेगी तो इन जितनी उसने परचेज किया उतने में से ही जीतेगी, अपॉन में टोटल इक्वल टू हमें प्रोबेबिलिटी दी है 0.08। अब इस x की ही वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो आंसर होगा 0.08 इंटू 6,000। अब मैं आपको बता दूं, ज्यादा सोचना नहीं है, 8 6 होता है 48। क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हमें दिख पा रहा है ऑप्शन सी अकेला इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें 48 है। आपको आगे कुछ भी डेसिमल वगैरह हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ कंप्लीट। डेसिमल हटाया, नीचे आ गई 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 8 6 48 और साथ में एक जीरो, इसलिए आंसर है 480। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। If alpha beta are zeros of this polynomial, then find this। देखिए ऐसा क्वेश्चन ये बहुत पूछता है। हम एक पॉलिनोमियल दे दिया, कोई भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो है x² प्लस x माइनस 1। इट मीन्स a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू है -1। हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई, डिवाइड किया, अल्फा डिवाइड बीटा आ चुका है ऊपर। अब जब इसे डिवाइड किया अल्फा ऊपर, तो इसे हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब क्यों ना इन डाटा से हम ये दो वैल्यूज निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस जो होता है -b अपॉन ए, और क्वेश्चन में -b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ चुका है -1।
अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं C अपॉन A, C की वैल्यू -1, A की वैल्यू 1, तो ये भी आ चुका है -1। जब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा इंटू बीटा -1, माइनस से माइनस हटा दीजिए, सो आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, द लीस्ट, हाँ जी अच्छा क्वेश्चन है ये काफी, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रैशनल रूट्स इज। हमसे पूछा जा रहा है के की ऐसी कौन सी सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रैशनल रूट्स आएंगे। रैशनल रूट्स का मतलब उस रूट के अंदर हमें रूट वाली कोई वैल्यू नजर नहीं आनी चाहिए, यानी इरेशनल नंबर कोई भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि इन दो आंसर में उसने नेगेटिव वैल्यूज को भी कंसीडर किया हुआ है, जबकि हमसे के की पॉजिटिव वैल्यू जानने की कोशिश की जा रही है। अब ध्यान से सुनिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने समझा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो रूट होते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल रूट तभी पॉसिबल हैं जब ये जो मुझे रूट वाली वैल्यू नजर आ रही है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी इसके अंदर जो भी लिखा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने, क्योंकि तभी वो रूट से बाहर आ पाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो रूट में अड़ा रह जाएगा, जिस वजह से वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा, और अगर वो इरेशनल नंबर बना तो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को परफेक्ट स्क्वायर बनना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ क्या रहा है। तो हम देख पा रहे हैं इस इक्वेशन से b मतलब x के साथ वाला जो भी नंबर है जो k है यहाँ पर, -4 इंटू ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर चिपका हुआ है 2, और c है जिसके साथ कोई नंबर कोई वेरिएबल नहीं है। सो k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32। अब हमें बस ये देखना है इन दोनों में से कौन है जिसे पुट करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ऑप्शन से ही करेंगे जी। पहला ऑप्शन है 2, तो देख लेते हैं पुट करके। 2 स्क्वायर प्लस 32, 2 स्क्वायर 4 प्लस 32, 4 और 32 जोड़ने पर 36, और जी हाँ 36 होता है 6 का स्क्वायर। इट मींस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी ही होगा, आपको आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हमसे इस पूरे की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमें वैल्यूज करनी है डिस्प्लेस। हाँ जी, 5/8 इंटू सेक 60 डिग्री। देखिए cos 60 डिग्री आपको अगर याद है उसी का रेसिप्रोकल करना है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, सो सेक 60 डिग्री हो जाएगा 2 और उसका लेना है स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होता है और हमें लेना है उसका स्क्वायर, cos 45 डिग्री 1/√2 एंड स्क्वायर। सो 5/8 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1/2, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो -3 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एलसीएम 2 ही होगा। 5 प्लस 1, सो -3 प्लस 6/2 इज 3, और -3 प्लस 3 हमें देगा 0। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0। क्वेश्चन नंबर 18, curved surface area of a cylinder of height 5 centimeter is this, radius of cylinder is, take pi 3.14। हमें हाइट दे दी सिलेंडर की, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी दे दिया, और हमसे रेडियस पूछी जा रही है, तो हमें यूज करना है फॉर्मूला। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, जिसकी वैल्यू दी है 94.2।
अब 2 इंटू पाई 3.14 बोला गया है, तो हमें वही वैल्यू लेनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, हाइट है 5 और 94.2 के बराबर। सो यहाँ से r हो जाएगा 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5। पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 2 0, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 1 0, 0 से 0 हटा दीजिए। देखिए 314 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें मिल जाएगा 942। और यहाँ पर 3 इंटू 10 और नीचे है 2 5 10, 10 से 10 हटा दीजिए। इट मीन्स जो आंसर है, जो रेडियस होगी, वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर। हाँ जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में हमें 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं जिन्हें हमें अच्छे से एनालाइज करना होता है। पहली स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होगी, दूसरा उसका रीजन दिया जाएगा, और इन चारों में से हमें देखना है कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है। असर्शन है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ रेशनल नंबर, कि ये जो हमें ट्राइंगल नीचे फिगर नजर आ रही है, इसका पेरीमीटर एक रेशनल नंबर होगा। पेरीमीटर का मतलब इसकी तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स का सम निकालने के लिए हमें ये एसी पता होनी चाहिए। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम और फाइंड आउट करेंगे एसी। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं पता, AB 2 सेंटीमीटर है और BC 3 सेंटीमीटर है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9, और AC की वैल्यू यहां से आ चुकी है √13। उप्स, लेकिन ये क्या, ये तो एक इरेशनल नंबर है, और क्वेश्चन में बोला गया है असर्शन में कि पेरीमीटर रेशनल होगा। तो हमें पता है जब ये √13 इस 2 रेशनल नंबर्स के साथ जुड़ेगा तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो पेरीमीटर तो रेशनल नहीं है। इट मींस असर्शन ही गलत हो गया। तो हमारा वो ऑप्शन आंसर होगा जिसमें असर्शन फॉल्स है, और असर्शन फॉल्स सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो हमें आगे रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स। जरूर रीजन ट्रू होगा, खैर उसे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस में असर्शन को ट्रू बोला गया है, जो कि वो है नहीं। हाँ जी, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, तो बोला जा रहा है असर्शन में कि पॉइंट 0,2 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन 3x + 2y = 4, कि 0,2 जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए एक लाइन है हमारे पास 3x + 2y = 4, और इस तरह से हमारी होगी एक y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही बोला जा रहा है, यही ये पॉइंट P है, जहां पर y एक्सिस और ये 2 लाइंस अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट जरूर इसे सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करके देख लेते हैं, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 0, 2 इंटू वाई के प्लेस पे 2, तो 0 + 4, जी हाँ, RHS के इक्वल आ गया। इट मींस असर्शन बिल्कुल ट्रू है, तो सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। और अब हमें रीजन को भी चेक करना पड़ेगा। सेकंड, यहाँ पर रीजन में बोला जा रहा है, इसे यहां से हटा देते हैं पहले। हाँ, रीजन में बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट, कि ये जो पॉइंट हम देख पा रहे हैं P 0,2, इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट होगा। बिल्कुल सही बात, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर आ रहा है, और ये डिस्टेंस जो है वो y कोऑर्डिनेट ही रिप्रेजेंट करता है, 2 यूनिट होगा। ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन क्या ये रीजन सही रीजन है असर्शन का? तो जी नहीं, ये रीजन जो है वो सही नहीं दिया गया है असर्शन के लिए। इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन बी, कि दोनों ट्रू तो हैं, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं है असर्शन की। और यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये वीडियो होती है खत्म। तो मिलते हैं ऐसे अगले नए 20 क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए बाय बाय।